हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। ये वीडियो सोलो लेवलिंग का पार्ट 3 है। अगर तुमने 1 2 नहीं देखा है तो पहले वो जाके देखो। आगे की स्टोरी में हमें पहले हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जिनचुन के पास एक बंदा आता है। वो उसी सी रैंक के डंजन की रिपोर्ट लेके आता है और जिनचुन को बताता है इस रेड में 6 लोग मारे गए, बस एक डी रैंक और ई रैंक का हंटर बचा और उन्होंने डंजन बॉस को भी हरा दिया। और इन दोनों में से एक सर्वाइवल उस डबल डंजन से भी बच गया था, संग जिनवू। और जो 6 लोग मरे थे उनमें से एक डोंगसुक भी था और इस बात को हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। फिर हमें जिनवू का सीन दिखाया जाता है, जो कुछ सामान लेके आता है, मतलब खाने पीने का, और जिना ये देख के खुश हो जाती है। दोनों साथ बैठ के खा रहे होते हैं। जिना जिनवू से उसकी रेड के बारे में पूछती है और जिनवू को सोचकर ही बुरा लग रहा होता है कि उसने अपने इन्हीं हाथों से इंसानों की जान ली है, लेकिन उस टाइम पे वो 1 मिनट के लिए भी हेजिटेट नहीं किया था। जिनवू जैसे ही अपनी बियर पीता है, उसके सामने एक स्क्रीन शो होती है। उसकी बॉडी में एक हार्मफुल सब्सटेंस डिटेक्ट किया गया है, जिसको डिटॉक्सिफाई किया जाता है। और जब वो दोबारा सिप लेता है फिर से ऐसे ही होता है। फिर वो सारी बियर लेके अपने रूम में चला जाता है और देखता है उसको कोई नशा वगैरह नहीं हो रहा है उस सिस्टम की वजह से। और ये एक रिवॉर्ड है जो उसे डबल डंजन में मिला था और इसी की वजह से उसके जो हाथ पैर कट गए थे वो रीजनरेट हो गए थे। फिर जब वो सुबह उठता है तो जिन्हो से बताती है किसी जिन्हो का कॉल आया था और वो तुमसे मिलना चाहता है। फिर ये लोग एक कैफे पे मिलते हैं और जिन्हो कहता है तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। और जिन्हो कहता है तुम्हारा भी शुक्रिया, तुमने मेरा सीक्रेट किसी को नहीं बताया। फिर जिन्हो से रिक्वेस्ट करता है कि तुम मेरे साथ 19 रेड पर और चलो, क्योंकि वो एक गिल्ड मास्टर बनना चाहता है और इन सब के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, जिसमें उसको 20 रेडों पर जाना होगा। और उस दिन उसकी पहली रेड थी और ये सब वो उसके फादर की कंपनी के लिए कर रहा है, क्योंकि वो लोग अपनी एक गिल्ड बनाना चाहते हैं ताकि वो डंजन के अंदर अपनी टीम भेज सके और पैसा कमा सके। अब एक डंजन के अंदर काफी सारी चीजें मिलती हैं जिससे तुम बेचकर काफी पैसा कमा सकते हो। गिल्ड बनाने के बाद वो एक एस रैंक हंटर को भी हायर करेंगे और जिन्हो के भाई को सेकंड कमांडर बनाएंगे। अब इस पूरी दुनिया में बस 7 एस रैंक हंटर हैं और वो लोग एक को हायर कर ले, ऐसा कैसे हो सकता है? तो जिन्हो कहता है कि अभी एक एस रैंक हंटर है जिसने कोई भी गिल्ड ज्वाइन नहीं कर रखा और उसका नाम है मिन ब्यूंग ग्यू और वो रिटायर भी हो चुका है। अब यहाँ पे जिन्हो सब समझ जाता है और जिन्हो यहाँ पर 30 बिलियन येन का ऑफर लेके आता है जिन्हो के लिए। बस उसको 19 रेडों पर जाना है जिन्हो के साथ। अब जिन्हो सोचता है कि वो अपना लेवल अप तो कर सकता है, तो वो शायद एस रैंक या उससे ऊपर पहुंच सके। तो ये 30 बिलियन तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, और वो किसी के साथ काम करे ये भी रिस्की हो सकता है। तो वो इस ऑफर को लेने से मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी पीछे से जिन्हो कहता है अगर तुम मेरे साथ काम करो तो मैं तुम्हारा सीक्रेट को मरते दम तक अपने पास रखूंगा। लेकिन जिन्हो उसको इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। फिर हमें उसी तगड़े बंदे का सीन दिखाया जाता है और इसका नाम डोंगसू है। ये डोंगसुक का भाई है। उसने अपने असिस्टेंट से उन डंजन में से जो 2 लोग बच गए थे उनकी रिपोर्ट मंगाई थी और अपनी असिस्टेंट से कहता है अगर मैं दूसरी कंट्री में जाके किसी को मार दूं तो क्या होगा? असिस्टेंट कहती है उस कंट्री के लॉज के हिसाब से आपको सजा दी जाएगी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो अपनी कंट्री के लॉज के हिसाब से आपको सजा दी जाएगी। डोंगसू उन दोनों की प्रोफाइल देखता है और कहता है ये तो कमजोर है, इन्हें तो मैं आराम से मार दूंगा। फिर हम जिन्हो का सीन देखते हैं जो जिना के साथ रनिंग कर रहा होता है और जिन्हो जिना से पूछता है अगर तुमको 13 बिलियन येन मिले तो तुम क्या करोगी? वो उससे एकदम पूछता है तो जिना ज्यादा सोच नहीं पाती और वो यही कहती है कि मॉम के बिल्स पे करती और अपनी कॉलेज की फीस और बाकी बचा लेती। फिर जिन्हो आगे चला जाता है और उसके डेली गोल्स कंप्लीट हो जाते हैं और वो देखता है उसने रनिंग आज 10 किलोमीटर की जगह 11 किलोमीटर कर ली है। तो वो यही सोचता है कि ये गोल कंप्लीट होने के बाद भी काउंट क्यों कर रही है मेरी एक्टिविटीज को। फिर वो पुशअप्स वगैरह मारता है और अपने डेली गोल्स को डबल कर लेता है और उसको दोबारा से रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जिसमें उसको ब्लेस्ड रैंडम लूट बॉक्स और एक कर्स्ड रैंडम लूट बॉक्स मिलता है। जिन्हो ब्लेस्ड वाला चूज करता है और उसको एक की मिलती है जिससे वो डंजन के अंदर जा सकता है और इसका रिवॉर्ड होगा एलेक्सर ऑफ लाइफ, जिससे किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। ये देख के वो काफी खुश हो जाता है और अपनी मॉम से मिलने के लिए जाता है
और वो यही सोच रहा होता है अगर उसको ये एलेक्सर ऑफ लाइफ मिल गया तो वो अपनी मॉम को भी ठीक कर सकता है। फिर वो उस डंजन में एंटर करने के लिए जाता है। जब वो गेट खोलता है वो समझ जाता है कि ये एक एस रैंक का गेट है, लेकिन वो फिर भी अंदर जाता है क्योंकि उसे पता है कि उसके पास टेलीपोर्टेशन स्टोन है। अगर अंदर कुछ भी होता है तो वो वापस आ सकता है। अब उसके सामने खतरनाक सा मॉन्स्टर आता है जिसका नेम भी रेड टेक्स्ट से लिखा हुआ है। इसका मतलब वो जिन्वू से भी ज्यादा ताकतवर है। जिन्वू अपना डैश स्किल का यूज करके उस पर अटैक करता है लेकिन उसको कुछ नहीं होता। फिर वो अपना बड़ा इंटेंट स्किल यूज करता है और अटैक करता है, फिर भी उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता। यहाँ पर जिन्वू की 30% हेल्थ जा चुकी है और यहाँ से वो थकना स्टार्ट हो जाता है। वो मॉन्स्टर से उठा कर पटक रहा होता है इधर से उधर, और जिन्वू की हेल्थ बार बार कम होती जा रही है और उसको नोटिफिकेशन के ऊपर नोटिफिकेशन पॉपअप हो रहा है। मतलब सिस्टम भी नहीं चाहता कि वो मरे। उसको नोटिफिकेशन आता है जो वो मॉन्स्टर है वो 3 मिनट बाद नॉर्मल हो जाएगा और फिर जिन्वू अटैक करे तो वो जीत सकता है। और फिर जिन्वू अपना टेलीपोर्टेशन स्टोन निकालता है और कहता है यहाँ तो 3 मिनट में उसकी पेटी बन सकती है। वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है और उसका टेलीपोर्टेशन स्टोन पीछे ही कहीं गिर जाता है। अब उसको उसकी इन्वेंट्री में वो पोशन दिखता है वेनम ग्लैंड वाला, और वो उसे रिस्क लेके पीता है और फिर वो उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है कंटिन्यूसली। वो मॉन्स्टर उसको मुंह में डाल लेता है लेकिन जिन्वू रुकता नहीं है, उस पर अटैक करते जाता है और उसको हरा देता है और जिन्वू का लेवल अप हो जाता है। अब उसको एक और की मिलती है कासल डोर की और कुछ स्पेशल आइटम, और उसको एलेक्सर ऑफ लाइफ बनाने का फॉर्मूला मिलता है और उसको ये सब उस कासल के अंदर मिलेगा। अब वो यही सोचता है कि वो अभी तो उसके अंदर नहीं जाएगा, वो वहाँ पर कभी और जाएगा। फिर हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। जिन्वू अपनी मॉम के पास बैठा होता है और वो यही सोच रहा होता है अगर वो एलेक्सर ऑफ लाइफ के इंग्रेडिएंट्स को ढूंढ लेगा तो वो अपनी मॉम की डिसीज को ठीक कर सकता है, और ये इंग्रेडिएंट उसे उस कासल में मिलेंगे और उस कासल के अंदर जाने के लिए उसे और पावरफुल होना होगा। फिर वो जिन्हो से मिलता है और जिन्हो ने उसे एक ऑफर दिया था, वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है हम रेड्स पर तो जाएंगे लेकिन हम दोनों ही जाएंगे। तो जिन्हो कहता है कि क्या हम रेड्स पर अकेले जाएंगे? हम अकेले सी रैंक के डंजन बॉस को कैसे हराएंगे? और वैसे भी सी रैंक के गेट के अंदर जाने के लिए 8 लोग होना जरूरी हैं। जिन्वू कहता है कि जैसे डोंग सुक करता था ऐसे ही हम भी कुछ लोगों को हायर कर लेंगे। जिन्हो कहता है कि ये काम थोड़ा रिस्की नहीं है, तो जिन्वू कहता है कि हाँ रिस्की तो है, लेकिन जब हम लोग स्ट्राइक पर जाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि लोगों को चोट ना लगे, और तुम्हारे फादर भी तो नहीं चाहते होंगे कि किसी को कोई हार्म हो। फिर जिन्हो भी कहता है कि बाकी मेंबर्स और गेट का इंतजाम मैं करता हूँ। फिर हम चाहे का सीन देखते हैं जो अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है और उसके पास यूजिन कंस्ट्रक्शन का एक मेंबर आता है क्योंकि ये लोग एस रैंक हंटर्स को अप्रोच करने वाले हैं अपने गिल्ड के लिए। फिर हम जिन्हो और उसके डैड का सीन देखते हैं। उसके डैड बताते हैं ये गेट 10 साल पहले खुलना स्टार्ट हुए थे और जब से अब तक ये दुनिया काफी बदल चुकी है, मतलब हर एक चीज बदल चुकी है, और ये टेक्नोलॉजी और डंजन से जो भी चीजें मिलती हैं ये काफी कीमती है जो बस हंटर्स लेके आ सकते हैं, और उन हंटर्स का ध्यान हंटर एसोसिएशन रखती है जो एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है। ये लोग हंटर्स को अपने पास बुलाते हैं और उनकी एनर्जी चेक करके उनका रैंक बताते हैं, और जो भी गेट्स वगैरह ओपन होता है उनका भी ध्यान यही रखते हैं। अगर कोई गेट बाय चांस टूट जाता है तो उसका भी ध्यान यही रखते हैं। और जो रिसोर्सेज डंजन से मिलता है वो मेजरली गिल्ड्स करते हैं जो ऐसे बिजनेसेस हैं जो हंटर्स को हायर करती है, और ये गिल्ड्स डंजन के रिसोर्सेज को कलेक्ट करके और भी ज्यादा अमीर होते जाते हैं। द हंटर गिल्ड, द व्हाइट टाइगर गिल्ड, द रेपर गिल्ड, द फेम गिल्ड, द नाइट गिल्ड, ये गिल्ड्स इस कंट्री की काफी ज्यादा बड़ी हैं और सबसे ज्यादा प्रॉफिट इन्हीं गिल्ड्स को होता है। और मैं ये सब नहीं देख सकता, हमने भी इस कंट्री के लिए काफी कुछ किया है, और जबकि ये रिसोर्सेज हमारे लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए यूजिन कंस्ट्रक्शन अपना एक गिल्ड बनाना चाहती है। फिर हम जिन्वू को देखते हैं जो अपने डेली गोल्स कंप्लीट कर रहा होता है, और वो देखता है उसकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज अब काउंट नहीं हो रही है। इसका मतलब उसको अब एक्स्ट्रा रिवॉर्ड नहीं मिलेंगे जैसे उसे पहले मिले थे। और फिर वो अपना लूट बॉक्स ओपन करता है और उसमें कुछ भी फालतू का सामान मिलता है, और वो अपने स्टेट्स देख ही रहा होता है तभी उसको नोटिफिकेशन आता है एक हंटर एसोसिएशन से जिसमें उसे डी रैंक के गेट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। जिन्वू यही सोच रहा होता है कि उसको अब दूसरे लोगों के साथ काम करना पड़ेगा, लेकिन कुछ ना होने से अच्छा कुछ होना अच्छा है। फिर हमें मिस्टर सॉन्ग का सीन दिखाया जाता है
जो एक एकेडमी में मास्टर हैं, और उनके पास भी ये नोटिफिकेशन आया होता है। और वहाँ पे एक और बंदा होता है जो मिस्टर सॉन्ग से पूछता है कि आपने रिटायरमेंट क्यों नहीं लिया। तो मिस्टर सॉन्ग बताते हैं कि वो अपना 100% देना चाहते हैं और लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। फिर हमें मिस्टर किम का सीन दिखाया जाता है और उनके पास भी ये नोटिफिकेशन आया होता है। तो उनकी वाइफ कहती है कि आपको ये काम छोड़ देना चाहिए। तो किम कहता है कि हमारे 2 बच्चे हैं, उनका खर्चा भी निकालना है और हमें पैसे भी चाहिए, और एक लो रैंक हंटर को एक हाई रैंक डंजन में नहीं भेजा जाता, और जो पहले हुआ वो एक एक्सेप्शन था और बाकी कुछ नहीं। फिर हम हंटर गिल्ड का सीन देखते हैं। यहाँ बेई चोई के पास आता है और कहता है कि तुम उस इंटरव्यू में क्यों नहीं गई, मुझे क्यों भेजा, आखिर तुम चाहते क्या हो। तो चोई कहता है वो इंटरव्यू एक टैलेंटेड हंटर के लिए था जिसके लिए तुम बिल्कुल फिट बैठते हो। तो बेक कहता है कि तुम मानते हो कि तुम एक बेकार हंटर हो, तो चलो आप सच सच बताओ कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। तो चोई कहता है कि देखो यहाँ पर एक रिपोर्ट है, यूजिन कंस्ट्रक्शन अपना एक गिल्ड चालू करने वाली है। तो बेक कहता है कि मुझे ये बात पता है, तुम अपना रियल रीजन बताओ कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। फिर हमें जुई का सीन दिखाया जाता है जो अपनी मॉम से बात करती होती है कॉल पर, और उसकी मॉम यही कहती है कि तुम ये हंटर वंटर छोड़ दो, घर पर वापस आ जाओ और अपना बिजनेस संभालो। तो जुई चिल्लाते हुए कहती है कि मैं अपने डिसीजन खुद ले सकती हूँ, मेरी लाइफ कंट्रोल मत करो। और उसके पास भी ये डी रैंक के गेट वाला नोटिफिकेशन आता है, और इधर चाहे भी आई होती है मिस्टर चोई से मिलने के लिए। सामने से वो बेक को जाते हुए देखती है। वो मिस्टर चोई को यही इन्फॉर्म करने आई होती है कि यूजिन कंस्ट्रक्शन से उसको ऑफर आया है। तो मिस्टर चोई कहता है कि तुम ये मुझे आके बता रही हो, तो मतलब तुमने उनका ऑफर ठुकरा दिया है। तो चाहे कहती है कि हाँ, लेकिन मैंने अब यहाँ से प्रेसिडेंट बेक को जाते हुए देखा, तुम लोग क्या बात कर रहे थे। फिर हमें बेक का सीन दिखाया जाता है और हमें यहाँ बताया जाता है कि मिस्टर चोई ने उसे क्यों बुलाया था। चोई उससे कहता है कि तुम्हें जेजू आइलैंड याद है जो हमें फर्स्ट एपिसोड में स्टार्टिंग में दिखाया था, वहाँ पर एस रैंक की भी वाट लग चुकी थी। अभी उस आइलैंड को सील कर दिया गया है और लोग धीरे धीरे उस आइलैंड के बारे में भूलते जा रहे हैं, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए। और मैं उस आइलैंड को तबाह करना चाहता हूँ, तो मैं कुछ लोग चाहता हूँ जो मेरा साथ दे। और तुम भी तो उस आइलैंड पे कुछ छोड़ के आए हो। तो बेक अपने एक साथी को याद कर रहा होता है जो वहाँ पे मर गया था। फिर हमें एक और बंदे का सीन दिखाया जाता है जो यही कह रहा होता है कि उन लोगों को मरना होगा, लेकिन उसकी डिटेल पूरी नहीं दी है, तो आगे पता चलेगा। फिर हमें जिनवू दिखाया जाता है जो संडे के दिन भी बाहर जा रहा होता है, और जिना कहती है तुम्हें आज भी काम है, आजकल तुम काफी ज्यादा बिजी रहने लग गए हो। फिर जिनवू वहाँ से चला जाता है और हम मिस्टर सोंग को देखते हैं जो एक स्वॉर्ड्समैन है, और वो यही सोच रहे होते हैं कि उनकी पावर अवेकन नहीं हुई थी। वो अपने मार्शल आर्ट से ही उन मॉन्स्टर से लड़ते थे जो काफी यूजलेस है। और वो सामने जिनवू को देखते हैं और काफी खुश होते हैं जिनवू को ठीक देख के, और काफी चेंज हो चुका है जिनवू। और वो देखते हैं जो जिनवू का पैर कट गया था वो ठीक हो चुका है। तो जिनवू यही कहता है कि जब मैं उठा तो ये मेरा पैर ठीक हो चुका था, लगता है काफी हाई रैंक के हंटर ने तुमको हील किया है। और इन दोनों को ही डी रैंक के गेट में इनवाइट किया गया था, और वो वहाँ पे जाकर देखते हैं तो वहाँ पे 3 मेंबर और होते हैं, जुई, किम, कैन। और इनको यहाँ पे रिग्रेट फील हो रहा होता है क्योंकि वो जिनवू को वहाँ पे अकेला छोड़ के चले गए थे। और यहाँ पे 5 सर्वाइवल जो डबल डंजन से बच गए थे वो फिर से रीयूनिट हुए हैं। और जुई कहती है कि तुम काफी बदल गए हो और लंबे भी हो चुके हो, मैं जब तुमसे हॉस्पिटल में मिलने आई थी तब से तुम काफी ठीक लग रहे हो। तो जिनवू कहता है क्या तुम मुझसे मिलने आई थी। तभी पीछे से एक वैन आती है जिसमें से 3 क्रिमिनल निकलते हैं, और ये लोग भी इस रेड में हिस्सा लेने वाले हैं क्योंकि इनके पास हंटरों की कमी है। अब इन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होता कि ये क्रिमिनल के साथ काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर हंटर एसोसिएशन से एक बंदा है कांग ताइशी जो एक बी रैंक हंटर है, और वो उन पर नजर रखेगा। जिनवू जुई को इस रेड में जाने के लिए मना करता है। जुई कहती है और तुम, तो जिनवू कहता है कि मैं तो जाऊंगा ही। तो जुई कहती है अगर तुम जाओगे तो मैं भी जाऊंगी। ताइशिक अपना इंट्रोडक्शन देता है और पूछता है कि इस ग्रुप को कौन लीड करेगा। तो मिस्टर सॉन्ग कहते हैं क्या मैं इस ग्रुप को लीड कर सकता हूँ। तो जिनवू कहता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मिस्टर सॉन्ग अपना सर झुका के थैंक यू करते हैं क्योंकि लास्ट टाइम जब उसने लीड करा था तो काफी लोग मर गए थे, बस 6 लोग बचे थे, वो भी जिनवू की वजह से। फिर वो किम से भी पूछते हैं कि तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं है। किम भी कहता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
फिर ये लोग तैयार हो जाते हैं अंदर जाने के लिए और ये गेट के अंदर जाते हैं। अब ये लोग डंजन में गॉब्लिन्स को मार रहे होते हैं, ये सारे गॉब्लिन्स को मार देते हैं। मिस्टर सॉन्ग और जूही ये देख के इम्प्रेस होते हैं कि जिन्हू ने अपनी स्किल्स काफी इम्प्रूव कर ली है और मिस्टर सॉन्ग जिन्हू का ऑरा बदलता हुआ देखते हैं। अब ये लोग आगे जाते हैं तो इनको 3 टनल्स मिलती हैं। आइशिक राइट वाली टनल में अपने 3 क्रिमिनल्स के साथ जाता है और जिन्हू को उसकी पावर से पता चल जाता है कि लेफ्ट वाली टनल में एक बॉस है और मिस्टर किम और कैन जाते हैं मिडल वाली टनल में। यहाँ किम और कैन बहुत सारे गॉब्लिन्स को मार देता है और किम कहता है कि जब वो यहाँ से बाहर निकलेंगे तो उसे जिन्हू से माफी मांगनी है क्योंकि वो डबल डंजन में उसको अकेले छोड़ के चले गए थे। दूसरी तरफ हमें ताइशकी का सीन दिखाया जाता है। ये क्रिमिनल्स यहाँ पे गॉब्लिन्स को मार रहे होते हैं। ताइशकी उनसे पूछता है कि तुम्हें इंसानों को भी मारने में इतना ही मजा आता है, तो वो क्रिमिनल्स कहते हैं कि इनमें और इंसानों में क्या ही फर्क है। फिर हमें उसी बंदे का सीन दिखाया जाता है जो कहता है कि उन लोगों को मरना होगा। यहाँ हमें बताया जाता है कि इसकी एक बेटी थी जिसके साथ 3 लोगों ने कुछ हरकत करी और उसने सुसाइड कर लिया और इस सब से इसकी वाइफ को बहुत बड़ा सदमा लगा तो वो हॉस्पिटलाइज हो गई और वो 3 क्रिमिनल कुछ सालों में आजाद हो जाएंगे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था और उनके पास उनका हंटर लाइसेंस अभी भी है। और इस आदमी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है तो ये ताइशकी को 3 बिलियन येन्स देता है उन लोगों को मारने के लिए। तो ताइशकी कहता है कि मैं लोगों से ये कहूंगा कि तुम्हारा सामना काफी सारे गॉब्लिन्स हुआ जिसमें तुम जिंदा नहीं बचे। फिर हमें किम और कैन का सीन दिखाया जाता है जिनकी टनल ताइशकी की टनल से जॉइंट होती है आगे जाके और ये लोग ताइशकी को देख लेते हैं उन क्रिमिनल्स को मारते हुए। फिर हम जिन्हू को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि ये ताइशकी एक बार मिलने आया था हॉस्पिटल में उसको जिनचुल के साथ और उसे पता है कि ये ई रैंक हंटर है और इसकी कोई रीअवेकनिंग भी नहीं हुई है। तभी उनको आवाज आती है और ये भागते हुए आते हैं और देखते हैं यहाँ पे इन लोगों को मार दिया गया और किम भी घायल होता है। ये सब देख के ये लोग काफी शॉक हो जाते हैं और जिन्हू जूही से किम को हील करने के लिए कहता है और मिस्टर सॉन्ग समझ जाते हैं कि इन्हें किसी गॉब्लिन या फिर किसी मॉन्स्टर ने नहीं किसी और ने ही मारा है। यहाँ जिन्हू कहता है कि तुम्हें जिंदा रहना होगा, तुम्हारी एक फैमिली भी है, तुम्हें जिंदा रहना होगा और किम उससे माफी मांगता है और वो मर जाता है। यहाँ ताइश के ऊपर से सब कुछ देख रहा होता है और वो छूटते ही जूही के ऊपर अटैक करता है क्योंकि वो एक हीलर है और जिन्हू उस अटैक को रोक देता है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि अच्छा तो ये सब तुमने किया है लेकिन तुम तो हंटर एसोसिएशन हो ना। तो ताइशकी कहता है अब मेरे पास एक अच्छी खासी स्टोरी रेडी हो चुकी है। मैं लोगों से कहूंगा कि यहाँ पे काफी ज्यादा गॉब्लिन्स आ गए थे और वो क्रिमिनल्स भाग रहे थे और उन्होंने सभी को मार दिया। मैं जब बॉस से लड़ रहा था उन्होंने मुझ पर भी अटैक किया लेकिन मैंने उन क्रिमिनल्स को मार दिया। जिन्हू यहाँ पे ताइशकी को मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन मिस्टर सॉन्ग उसे रोक देते हैं और वो किम की तलवार उठाते हैं और कहते हैं मैं इससे लड़ूंगा और जूही तुम मेरी पावर्स को इनहेंस करो क्योंकि वो एक सी रैंक हंटर है और उनके सामने एक बी रैंक हंटर है तो शायद उन्हें लड़ने में थोड़ी मुश्किल हो। और यहाँ पे काफी कमाल की फाइट होती है एक स्वॉर्ड्समैन और एक बी रैंक हंटर की। मिस्टर सॉन्ग उसको काफी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं लेकिन है तो अब वो भी बुढ़े ही ना और उनको काफी ज्यादा कट्स लग चुके होते हैं उनकी बॉडी पर और वो अपना काउंटर अटैक करते हैं अपना फायर वाला मैजिक यूज करके और उनको लगता है कि ताइशकी इसमें जल के मर जाएगा लेकिन ताइशकी अपना बी रैंक हंटर ऐसी थोड़ी ना है तो वो बच जाता है उस अटैक से। फिर वो मिस्टर सॉन्ग को मारने ही वाला होता है तभी बीच में जिन्हू आता है। अब ताइशकी जिन्हू की स्पीड और उसकी बॉडी वगैरह देख के थोड़ा सा अंदाजा लगाता है कि शायद इसकी रीअवेकनिंग हुई है क्योंकि जब उसने पहले देखा था तो ये एक ढीला ढाल सा बंदा था लेकिन ताइशकी उसको हल्के में लेता है क्योंकि वो यही सोचता है कि एक ई रैंक हंटर कितना ही रीअवेक होगा। जिन्हू ताइशकी से पूछता है कि तुमने किम और कैन को क्यों मारा। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें ताइशकी खुद कन्फेस करता है कि उसको इंसानों को मारने में काफी ज्यादा मजा आता है, वो एक तरीके से किलर मशीन है। फिर यहाँ पे जिन्हू और ताइशकी की फाइट होती है और ये इतनी स्पीड में हो रही होती है कि जिन्हू के सामने नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारे सामने एक बंदा है जो तुम्हें मारना चाहता है तो तुमको उसे डिफीट करना है। मतलब सिस्टम ने भी उसको एनिमी मान लिया है तो मतलब जिन्हू अब अपनी सारी स्किल और एबिलिटीज को यूज कर सकता है और यहाँ पे जिन्हू का ऑरा काफी बदल जाता है। और यहाँ पे मिस्टर सॉन्ग और जूही काफी शॉक हो जाते हैं ये सब देख के और इनकी फाइट काफी तड़ाके की चल रही होती है। ताइशकी अपनी स्पेशल पावर का यूज करता है स्टेल्थ
स्किल जिसमें वो गायब हो जाता है और जिन्वू का पैर काट देता है और कहता है जिस स्पीड से तुम मुझसे लड़ रहे थे अब तुम उस स्पीड से नहीं लड़ पाओगे। लेकिन जिन्वू अपने पैर को हील कर लेता है और ताइस्की ये देख के काफी शॉक हो जाता है कि एक फाइटर के पास हीलिंग एबिलिटी भी है। यहाँ पे जिन्वू का ऑरा काफी ज्यादा बढ़ चुका होता है जिससे ताइस्की भी फील कर पा रहा होता है और जिन्वू ताइस्की को मार देता है। और ताइस्की कहता है कि तुम पूछ रहे थे ना कि मैंने उन्हें क्यों मारा, क्योंकि एक हंटर जिंदगी और मौत के बीच में खेल रहा होता है और तुम भी वही कर रहे हो। तुम और मैं एक जैसे ही हैं, एक किलिंग मशीन। ये कहते ही ताइस्की मर जाता है। मिस्टर सॉन्ग और जुई जिन्वू को थैंक्स बोलते हैं। जिन्वू उन दोनों से बाहर जाने के लिए कहता है क्योंकि उसे डंजन बॉस को मारना है। फिर वो डंजन बॉस को मार के बाहर आ जाता है और थोड़ी देर बाद वहाँ जिनचुल भी आ जाता है और उसे पता चलता है कि ताइस्की काफी टाइम से काफी लोगों को मार रहा था। उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए था लेकिन वो काफी टाइम से उसे इग्नोर कर रहा था। जिनचुल जिन्वू को देख के समझ जाता है कि ये तो वही ई रैंक हंटर है लेकिन ये तो काफी ज्यादा बदल चुका है। वो उन सबसे माफी मांगता है कि उसके पार्टनर की वजह से इतना सब कुछ हुआ और वो उनसे पूछता है कि ताइस्की को तुम लोगों में से किसने मारा। जिन्वू सोच ही रहा होता है कि उसकी आइडेंटिटी काफी टाइम तक छुप नहीं सकती और जो उसने जिन्वू के साथ डील करी है वो उसे कैंसिल करनी पड़ेगी। लेकिन तभी मिस्टर सॉन्ग कहता है कि मैंने उसे मारा। जिनचुल को पता होता है कि वो एक सी रैंक हंटर है तो वो पूछता है कि तुमने उसे कैसे मारा। मिस्टर सॉन्ग कहता है कि मेरे पास एक हीलर है, उसकी हेल्प से मैंने उसे मार दिया। जिनचुल को इस बात पे यकीन नहीं होता लेकिन वो कहता है कि मेरे साथ आओ, मुझे ये रिपोर्ट में लिखना है। अब जिन्वू देखता है कि जिनचुल एक ए रैंक हंटर है क्योंकि उसको उसका ऑरा दिख रहा है और अभी वो उससे नहीं लड़ सकता। और मिस्टर सॉन्ग जिन्वू से माफी मांगते हैं कि मुझे नहीं पता कि तुम अपनी आइडेंटिटी क्यों छिपा रहे हो लेकिन तुम्हारा भी कोई रीजन होगा। जिस इंसान ने ताइस्की को पैसे दिए थे वो सरेंडर कर देता है और इन तीनों के ऊपर सेल्फ डिफेंस का लॉ लगाया जाता है। अब आगे की स्टोरी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगी तो सब्सक्राइब कर लेना। मुझे पता है तुम वीडियो देखते हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो अभी अपन चला, बाय बाय और हाँ, आरिगातो गोजाइमासु।